साउथ इंडियन का के लिए लगातार मांग उठ रही है। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं मांग कर रहे हैं और हमारे साथ सर हम जानेंगे सर क्यों मतलब ईपीएस के लिए इतना जो है लोग बैठे हुए हैं, लोग चल रहे हैं, दौड़ के भाग के आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। आप तो हमने देखा है पिछले 2-3 दिनों से एक जगह खड़े तक नहीं होते हैं। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। ये जो मामला है ईपीएस 95 के पेंशनर्स का, ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है। हमारे लाखों पेंशनर्स भाइयों में से कम 5-6 हजार भाई, मतलब प्रतिदिन 200-300 लोग दररोज मरते चले जाते हैं। आज हम किसी सभा में जाते तो पता चलता है कि हमारा भाई स्वर्गीय। अब ये पीड़ा हमसे देखी नहीं जाती, ये ऐसा दर्द ये हमसे देखा नहीं जाता है, इसलिए हमने मन बना लिया है। हम अपनी भावनाएं आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं कि हमने मन बना लिया है कि हम 1-2 दिन और इंतजार करेंगे, इसके बाद में हम आमरण अनशन करके अपना अस्तित्व ही समाप्त कर देंगे। आप कहेंगे इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक समाजनिष्ठ, एक राष्ट्रनिष्ठ उस व्यक्ति की संख्या कम हो जाएगी। जो लोग हमें पहचानते हैं, जो हमें जानते हैं, हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, न किया होगा, लेकिन एक बात निश्चित है कि मैं उन सबको अपना मानता हूँ। शुरुआत से लेके मेरे पूरे जीवन में जो लोग हमारे संपर्क में आए उन सबको मैं अपना मानता हूँ, और हम 2 चीजों को साथ में लेके चल रहे हैं। माननीय कमांडर साहब की वेदना, जो पेंशनर्स के हृदय में जो पीड़ा है, माननीय कमांडर साहब उसको लेके चल रहे हैं और उनके सहयोगी के रूप में हम काम कर रहे हैं। पिछले 7 वर्षों से 8 वर्षों से हमारा संघर्ष है। हमने देखा कि हमारी मांगे बहुत बड़ी मांगे नहीं है, छोटी छोटी मांगे हैं। 7.5 ईयर प्लस डीए, ये कोई हवाई मांग नहीं मांग रहे हैं। हम लोगों ने माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हमारी एक टीम है, लीगल टीम है, फाइनेंस की टीम है, हमारे चीफ लीगल एडवाइजर हैं जो माननीय कमांडर अपने कबीर सिंह डांगे, वो बीए हैं, एमटेक हैं, इसके बाद में उन्होंने फाइनेंस में एमबीए किया है और एलएलए में है। उन्होंने सबका अध्ययन किया और अध्ययन कर से पता चला कि हमारी डिमांडें केवल इंटरेस्ट से पूरी की जा सकती है। तो हमारी पहली डिमांड ये है कि सरकार हमें 7.5 ईयर प्लस डीए 2 लोगों को जीवन जीने लायक पेंशन दे। दूसरी मांग है उच्च पेंशन की, एक्चुअल सैलरी के ऊपर उच्च पेंशन। इसकी सुविधा पहले से ही 1996 से इसमें प्रावधान था। बाद में जो है इसको धीरे धीरे लोग मांग करते चले गए कि हमें हमारे उच्च पेंशन और वास्तविक वेतन पे मिले, लेकिन सरकार ने जो है ईपीएफ ने कही है, सरकार ने कही है एक ही चीज है, उन्होंने उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट में जो लोग चले जाते रहे, बार बार जाते रहे, जो लोग जीतते रहे उनको जो है उच्च पेंशन की सुविधा व्यक्तिगत रूप से प्रदान होती रही। 4/10/2016 को सुप्रीम कोर्ट ने आरसी गुप्ता जी के केस में सभी मामलों को एकत्रित करके एक जजमेंट दिया कि जो लोग जो है जो ऑप्शन नहीं भर सके थे, जो उच्च पेंशन वास्तविक वेतन के ऊपर हायर पेंशन का जो उनका ऑप्शन था वो नहीं दे सके थे, वो फिर से ऑप्शन दें और जो है उच्च पेंशन का जो पैसा बनता है, जो कंट्रीब्यूशन बनता है, उसको भर दें तो उनको उच्च पेंशन दे दी जाएगी। लोगों के अंदर बहुत ही उत्साह आया और सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की ओर से, ईपीएफयू की ओर से सर्कुलर निकला। सर्कुलर 23/3/2017 को निकला कि जो लोग ऑप्शन नहीं भर सके थे वो फिर से ऑप्शन दें, फिर से अपने विकल्प पत्र दें, ज्वाइंट ऑप्शन दें और उनको जो है वास्तविक वेतन के ऊपर हायर पेंशन दे दी जाएगी। लेकिन एक ईपीएफओ के छोटे से अधिकारी ने बड़े अधिकारी का निकाला हुआ सर्कुलर, उसको जो है जिसको हम कहते हैं उसको बाईपास करते हुए, उसको सुपरसीड करते हुए 31/5/2017 को एक इंटीरियम एडवाइजरी इशू कर दी। इंटीरियम एडवाइजर में कहा गया था इसका डिसीजन अगले सीबीटी मीटिंग में होगा, लेकिन उसके बाद में ऐसी कोई सीबीटी मीटिंग नहीं हुई कि जिससे
31/5 की इंटीरियम एडवाइजरी रद्द की जाए। लोगों ने इंतजार किया, इंतजार करने के बाद में फिर हमारे भाई जो कोर्ट में फिर जाना शुरू कर दिया। उसी समय हम लोगों ने मना किया था कि आप कोर्ट में मत जाइए, हम जो है न्यायाधीश के पास में हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे कुछ भाई कोर्ट में चले गए। जैसे कोर्ट में गए तो ईपीएफओ और जो है जिसको हम कहते हैं लेबर मिनिस्ट्री, ये भी कोर्ट में चले गए। और इन्होंने जो है बाद में फिर 4/11/2022 को फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक डिसीजन दिया, जिस डिसीजन में जो हमारे 1/9/2014 के पहले के जो भाई हैं, जो रिटायर्ड हुए हैं भाई हैं, और 1/9/2014 के बाद के, इनमें उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। इन्होंने उनमें 2 अलग अलग कैटेगरी बना दी। उससे फिर क्या हो गया कि ईपीएफओ को एक और आधार मिला। कैसे? कौन कौन सी 2 अलग अलग कैटेगरी? एक कैटेगरी वो है 1/9/2014 के पहले के रिटायर्ड हुए कर्मचारी। एक कैटेगरी वो है कि 1/9/2014 के बाद के रिटायर्ड कर्मचारी। वास्तविक देखा जाए तो ट्रस्ट का नियम ही कहता है कि ट्रस्टी ने किसी भी हालत में सबको समान न्याय देना चाहिए, उनके बीच में दो कैटेगरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो है ईपीएफओ ने 2 कैटेगरी बना दी। और बाद में फिर जो है अभी जो है ईपीएफओ 4/11/2022 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसका 4/10/2016 के आधार पर उसका जजमेंट है, उसको अब ईपीएफओ मनमानी कर रहा है। और 4/11/2022 के बाद में आज तक किसी भी भाई को उच्च पेंशन अभी नहीं मिली है। वो सब जो है कागजों के ऊपर चल रहा है। मतलब जजमेंट को भी इग्नोर किया जा रहा है। जजमेंट के अंदर ऐसा होता है कि जिसको हम कहते हैं कि जजमेंट को मिस इंटरप्रिटेशन करना। 4/11/2022 के जजमेंट को, जिसका आधार 4/10/2016 का सुप्रीम कोर्ट का आरसी गुप्ता की केस का जजमेंट है, उसको उन्होंने क्या किया कि मिस इंटरप्रेट किया। और मिस इंटरप्रिटेशन के द्वारा अब जो है फिर ये मामला अधर में लटक गया है। पहले ईपीएफओ ने सर्कुलर निकाला कि 1/9/2014 के जो पहले के रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको हम ये लाभ देंगे। बाद में फिर निकाला कि नहीं, इनको हम नहीं देंगे। 1/9/2014 के जो बाद के रिटायर्ड कर उनको हम देंगे। और अब फिर से कहा जा रहा है कि 1/9/2014 के पहले के रिटायर्ड कर्मचारी है, उनको हम नहीं देंगे। अगर उन्होंने कोई ऑप्शन दिया होगा तो ही हम देंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि ऑप्शन उस समय स्वीकारा ही नहीं गया। किसी भी डिपार्टमेंट में उस समय किसी भी कर्मचारी का, किसी भी हमारे भाई का ऑप्शन स्वीकारा ही नहीं। जब स्वीकारा ही नहीं तो हम कहाँ देंगे ऑप्शन? इसलिए जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन ईपीएफओ के हिसाब से ये छोटा सा मुद्दा है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मिस इंटरप्रिटेशन ना करें, उसका ठीक ढंग से इंटरप्रिटेशन किया जाए, जिससे कि हमारे जो वंचित भाई है 1/9/2014 के पहले के, उनको भी न्याय मिल सके। हम आपके चैनल के माध्यम से हम एक बार फिर बहुत बार हम लोगों ने प्रार्थना की है। हम प्रार्थना करते हैं करुणा के भाव से, दया के भाव से कि ईपीएफओ जो है हम सभी भाइयों को आंकड़ों के जाल में ना फंसाए और हमको शब्दों के जाल में ना फंसाया जाए। हम वृद्ध पेंशन से हमें सीधे सीधे न्याय दे दिया जाए। अगर 7.5 ईयर प्लस डीए की मांग हमारी स्वीकार की जाती है, जिसका एक आधार है, तो जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय कमांडर साहब के जो टीम है उसने सर्वे किया पूरे भारतवर्ष में। ऐसा देखा गया कि उसमें 95% लोग जो है वो हायर पेंशन के मामले में इच्छुक नहीं है लेने के, उनके पास में इसका पैसा भी नहीं है। और हम लोग चाहते थे कि ये जो हमारा पैसा है जो हमको भरना है, बाद में पेंशन के एरियर्स के रूप में मिलेगा, उसकी बुक एडजस्टमेंट कर दी जाए। तो ईपीएफओ बुक एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है और हमारी परीक्षा ली जा रही है, हम लोग को दौड़ाया जा रहा है, संघर्ष करवाया जा रहा है। हम आपके चैनल से माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि हम वृद्धों को कृपा करके दौड़ाया ना जाए। वीरेंद्र सर, इतने दिन से लड़ रहे हैं आप लोग और लगातार, चाहे वो कोर्ट हो चाहे कहीं पर भी भागना दौड़ना हो, किसी से मिलना हो, मिल रहे हैं। इन सारी चीजों में बड़ी समस्याएं होती होंगी, हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं होती होंगी। आज वास्तविकता ये है कि अल्प पेंशन के अभाव में और मेडिकल सुविधा के अभाव में हमारे भाई मरते जा रहे हैं और इसके लिए कौन जवाबदार है? हम जो है जहाँ जाते हैं पता चलता है ये भाई खत्म हो गए, हमें बड़ा दुख होता है। आज हमारी 90 साल के ऊपर की माँ है,
वो हमको पिछले 7 सालों से देख रही है, कमांडर साहब की संघर्ष कर रहे हैं साथ में। जब हम घर पे आते हैं, मोदी जी की बहुत भक्त है, रोज पूछती है कि मुन्ना क्या हुआ पेंशन का। हम कहते हैं मोदी जी हमारा काम करे, अब हम किसके पास में जाए। और ये बड़ी वेदना है, ये ऐसी वेदना है जिसको किसी के सामने प्रकट भी नहीं कर सकते। आपके चैनल के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय से कि हम पेंशनर्स की परीक्षा ना ली जाए, हमें आंकड़ों के जाल में न फंसाया जाए और हमारे वृद्ध पेंशनर्स को न्याय दे दिया जाए। अब सवाल है कि आप कहेंगे कि सरकार तो झुकने वाली नहीं है, सरकार तो तटस्थ है, लेकिन जो है हम आपको उदाहरण देते हैं कि 2 पेड़ हैं या 2 भाई खड़े हुए हैं, एक भाई जो है झुकने को तैयार नहीं है, सरकार झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन हम अपने आप को इतना झुकाएंगे कि सरकार के चरणों में हमारा मस्तक रख जाए और हमारी मांगे मंजूर हो जाए। इसी भावनाओं के साथ हम आपकी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक सवाल सर और है जी हाँ। मतलब जैसे अगर हम आप बताएं, ये स्थिति आ गई है, बाल काले से सफेद हो गए हैं और लड़ते लड़ते अभी आपको EPS 95 नहीं मिला है, क्या कहेंगे? क्या 7 सालों से ये जो बालों का संघर्ष रहा, मतलब कैसे अब तो ये स्थिति आ गई है कि सर से बाल भी लड़ते लड़ते खत्म हो जाए। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पेंशनर की भक्ति है और आप सबकी शक्ति है और परमात्मा की कृपा है, ये तीनों का ये त्रिवेणी संगम है। 7 तारीख का दिसंबर का जो हमारा आंदोलन हुआ उसने सिद्ध कर दिया है कि ये त्रिवेणी संगम के द्वारा हम निश्चित रूप से हमारी मांगे मंजूर होंगी। एक बात और आपको बताना चाहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे ये काम आपका क्यों नहीं हुआ, हम आपको बता दें कि ब्यूरोक्रेसी में जो हमारे सचिव स्तर के लोग हैं जो CPF से बदलते रहते हैं, सबसे पहले जब हमारी चर्चा हुई थी वो तारीख थी 12 सितंबर 2017। 12 सितंबर 2017 को श्रम मंत्री महोदय ने माननीय कमांडर साहब के सिर के यहाँ हाथ रख के कहा था कि आप चिंता मत कीजिए कमांडर साहब, मैं आपका काम करूंगा। वहां जो सचिव बैठे हुए थे मनु टेंडीवाल जी, उन्होंने कहा था कि जब तक आपका काम नहीं होगा यहाँ से बदल के नहीं जाऊंगा, आपका काम निश्चित रूप से कराऊंगा। मनु टेंडीवाल जी चले गए। पहला आंदोलन हमारा हुआ 4/12/2017 से लेके 7/12/2017 तक। 6/12/2017 को मेगा मीटिंग हुई, बहुत बड़ी मीटिंग, और श्रम मंत्री ने कहा कि मैं आपका काम कर रहा हूँ, 5,000 रुपए DA के साथ में हम बहुत जल्दी डिक्लेयर करने वाले हैं। इसके बाद में हुआ ये कि प्रेमचंद्रन जी एक MP है, उनको कहीं से पता चल गया कि NSC की मांग पूरी होने वाली है, तो उन्होंने मंत्री महोदय से कहा कि मंत्री जी आपने जून 2017 में संसद में कहा था कि हम इसके लिए एक कमेटी बढ़ाएंगे, आप जो है हाई एम्पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी बढ़ाइए, और वही जो है हमको फंसाया गया। हाई एम्पावर्ड पावर कमेटी की रचना हुई और उसमें प्रेमचंद्रन जी को एक सदस्य के रूप में लिया गया और प्रेमचंद्रन जी को बाद में डिप्टी स्पीकर बना दिया गया और समिति ने 3 महीने के अंदर अपना काम पूरा करना चाहिए था, समिति ने 1 साल लिया। समिति के जो अध्यक्ष थे माननीय अनुराधा मैडम, उनके साथ में हम लोगों की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपका काम करवाऊंगी। लेकिन जब समिति की रिपोर्ट आई तो उसमें केवल मिनिमम पेंशन 2,000 रुपए लिखी हुई थी, 7,500 प्लस DA उसका कहीं जिक्र नहीं था, कहीं जिक्र नहीं था। खाली हम लोगों ने फिर आंदोलन किए, वो हाई एम्पावर्ड पावर कमेटी की जो प्रतियां थी उसको पूरे भारतवर्ष में जलाया गया, जितने EPF ऑफिस थे उसके सामने संघर्ष किया गया, उसका परिणाम कुछ नहीं हुआ। बाद में दिसंबर 2018 को फिर माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में फिर से आंदोलन हुआ, 4/12/2018 से लेके 7/12/2018 तक फिर दिल्ली आंदोलन हुआ CPFC के सामने, और वहां जो है फास्ट अनटू डेथ, जिसको हम कहते हैं कि जब तक हम मरे, जब तक हम जो है अपनी मांगे पूर्ण नहीं करवा के लेंगे तब तक जो है हम अनशन पे बैठे रहेंगे। आमरण अनशन हुआ 4/12/2018 से लेके 6/12/2018 तक आंदोलन चला। CPFC से लेके लेबर मिनिस्टर सब परेशान थे। मुझे याद है वो क्षण, हमारे भिंड के भाई 7 तारीख को हमारा 7/12/2018 को
माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में और आत्मदान की योजना बनी थी। हमारे भिंड के भाई पेट्रोल के साथ में घूम रहे थे और वहां जो माहौल देखा गया तो फिर से मिनिस्टर ने कहा कमांडर साहब चिंता मत करो, शाम को मैं आपकी मीटिंग में आऊंगा, मैं डिक्लेयर कर दूंगा। और हमारे साथ में छल किया गया। 6/12/2018 को श्रम मंत्री महोदय गंगवार साहब की तरफ से मनु टेंटीवाल जी का फोन आया। मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ, परमात्मा साक्षी है। और उन्होंने कहा, मनु टेंटीवाल जी ने कहा कि मिनिस्टर साहब की पत्नी की तबीयत खराब हो गई है, वो अब नहीं आ पाएंगे, हम एक छोटे अधिकारी को आपके सामने भेज रहे हैं। और वहां के RPFC राजेश्वर जी, राजेश, वो वहां आए और उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बातचीत कराते हैं। माननीय कमांडर साहब ने हमारा प्रतिनिधिमंडल भेजा और प्रतिनिधिमंडल को भेजने के बाद में चर्चा हुई। उन्होंने कहा हम आपका ही तो काम कर रहे हैं। हमको एक राइटिंग में पत्र दे दिया गया कि हम आपका ही काम कर रहे हैं, हाई एम्पावर्ड पावर कमेटी की रिपोर्ट आएगी और जल्दी आपका काम होगा। और उन्होंने वहाँ माननीय कमांडर साहब से आग्रह करके जो हमारे भाई अनशन पे बैठे हुए थे, आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, उनका अनशन छुड़वाया। उन्होंने कहा, स्पीच दी, उसका वीडियो हमारे पास में है कि हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। माननीय श्रम मंत्री महोदय के निर्देश है कि आपका काम जरूर होगा। लेकिन इसके बाद में 7 तारीख को फिर जो है मिनिस्ट्री की ओर से जो हमारे MP है, भिंड के MP डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी, वो वहां आ गए। डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी वहां आए। उन्होंने कहा कि मैं लेबर मिनिस्टर की ओर से आया हुआ हूँ, आपका काम जरूर होगा, आप चिंता मत कीजिए। और हम लोगों ने माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हमसे छल किया गया और हम लोगों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। इसके बाद में 27 फरवरी 2019 का फिर आंदोलन हुआ जंतर मंतर पे और हजारों की संख्या में लोग आए, हजारों की संख्या में लोग आए। जब वहां लोग पहुंचे तो 27 फरवरी 2019 को, हम आपको सत्य बात बता रहे हैं, परमात्मा साक्षी है, 27 फरवरी 2019 को और माननीय भागीरथ प्रसाद जी के नेतृत्व में फिर योजना बनी कि 20-25 जो MP है वो माननीय कमांडर साहब की मुलाकात और अरुण जेटली से करवाएंगे। और 27 फरवरी 2019 को, लेकिन दुख की बात यह हुई कि उसी दिन पाकिस्तान ने न्यूज आई 11 बजे ये 2 विमान जो है हमारे भारत सरकार के गिरा दिए गए और अरुण जेटली से फिर हमारी चर्चा टल गई और फिर हम लोग जो है फिर आंकड़ों के इसमें और जिसको हम कहते हैं शब्दों के जाल में फिर फंस गए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपा करके, अभी ऐसी परिस्थिति है, हम आपको बताना चाहेंगे, मोदी जी ने 2 बार हम लोगों को आश्वासन दिया। मोदी जी की मोहक मुस्कान, उससे हम जो है द्रवित हो गए और हम लोग समझ लिया कि हमारे काम होने वाला है और उसी विश्वास के लेके आगे हम चल रहे हैं। लेकिन इसके बाद में जहां जहां श्रम मंत्री गए, कई बार हम श्रम मंत्री महोदय जी को मिले, श्रम मंत्री जी के मोहित मुस्कान ने फिर हमको जो है मोहित कर दिया। और ये जो श्रम मंत्री जी है, जो हमारे श्रम मंत्री, 2 मिनट रुकिए सर, जो हमारे श्रम मंत्री जी है यादव जी, उनकी मोहक मुस्कान के चक्कर में हम फिर फंस जाते हैं। वीरेंद्र सर, इन सारी चीजों में बड़ी व्यस्तता रही जब से आप लड़ रहे थे। बहुत सारे लोग कहते हैं तब से वीरेंद्र जी ने अपने बाल को भी नहीं सही किया, छोड़ दिया सब कुछ नहीं, अब बस EPS के बारे में हम जो सोचेंगे वो सोचेंगे। साधनाएं गुप्त रहती है। हाँ। मैं केवल अकेले साधना नहीं कर रहा हूँ, हमारे EPS के बहुत सारे भाई साधना कर रहे हैं, कुछ भाई बिना चप्पल के घूम रहे हैं, हम किन नाम गिना है, कुछ भाई तो मर गए हैं। एक हमारे जो महाराष्ट्र के थे सर, उनका नाम क्या था, अपने महाराष्ट्र के बेंडे पाटिल, चप्पल नहीं पहनते थे, बिना चप्पल के रहे। औरंगाबाद के एक भाई एक समय भोजन करते हैं, तब कर रहे हैं। हमारे PN पाटिल साहब एक समय भोजन कर रहे हैं। और मेरे ऐसे कितने भाई हैं जो ऐसे जटा रखे हुए। ये बात क्या सच है? पिछले 7-8 सालों से आपने इनमें कंघी नहीं किया? हाँ, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बात सत्य है। ना इन बालों में तेल है, पिछले 7 सालों से ना इन बालों में जो है कभी कंघा लगा हुआ है। और ये तभी छूटेगा अगर आवश्यकता पड़ी तो हम मौन व्रत भी धारण करेंगे और तभी छोड़ेंगे जब हमारी मांगे पूरी मंजूर हो जाएगी, या फिर आमरण अनशन करके हम सबके
जिसको कहते हैं कि सबके मांगों को पूरी करवाने के लिए भक्त मार्ग पे चलते हुए हम जो है न्यौछावर कर देंगे और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। लेकिन जो है हम हमारे पेंशनर्स भाइयों को माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में न्याय दिला के रहेंगे। हमारा ईपीएस रानी भाई ये समाज परिवर्तन का संकल्प है, ये निश्चित रूप से पूरा होगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि लाखों पेंशनर्स कमांडर साहब के ऊपर प्रेम करते हैं। माननीय कमांडर साहब ईपीएस पेंशनर्स निराश लोगों के नाम है, उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रम मंत्री जी जरूर हमारी बात को सुनेंगे और हमें न्याय प्रदान करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। धन्यवाद आपको, थैंक यू। वीरेंद्र सर हमारे साथ थे। किस तरीके से ईपीएस के लिए लगातार लड़ रहे हैं और इतने दिनों से लड़ रहे हैं। कई बार सरकार से मिले, सरकार ने कहा, आश्वासन दिया, श्रम मंत्री, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, वादा करते हैं, कहते हैं हम आएंगे, फिर नहीं आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर ये लड़ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं लड़ रहे हैं, इनके पीछे पता नहीं कितने लोग हैं जो इस उम्मीद में है कि हमको ईपीएस मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तो मृत्यु हो गई है लेकिन इनको ईपीएस नहीं मिला। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो देश है, क्या ऐसे वादे सरकार करती है? क्या ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो वादे करके मुकर जाते हैं और उन लोगों को वैसे ही छोड़ देते हैं कि जाओ भाई मरो? क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे नेता मंत्री कहते हैं उम्मीद है किसी के वादे अगर किसी ने किए हैं तो वो पूरे होंगे। ये कैसे वादे हैं? जो लोग इतना रोते हैं, अपने घर से बाहर हैं, बिलखते हैं, लेकिन उसके बाद भी वादे